नमस्कार बच्चा पार्टी। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर की हमारी जो सीरीज चल रही है आज पढ़ने वाले एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के बेस पे सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चंस पूछे गए 2020 से लेके 1990। वो क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेने वाला है, लास्ट तक देखिए। अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल हो रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का पहला सवाल आप देख सकते हो, आपके सामने है स्क्रीन पे। सवाल में आपको दिया हुआ है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन इन द फिगर। आपको ये डायग्राम में पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका डायग्राम दिया है। Schematic and not to be scale. Which of the following statement is are true for this motion? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है वो हमें फाइंड करना है। चलिए, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आपने स्टडी किया हो तो इसमें कुछ इस तरह से मोशन हो, तो इसकी जो मोशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि t इज इक्वल टू 0। तो इससे आप बोल सकते हो t 0, फिर इसके बाद वो t/4 टाइम पे मीन पोजीशन पे गया, डिस्प्लेसमेंट देखो 0 है, यहाँ से ऐसे गया, फिर इसके बाद अदर एक्सट्रीम पे गया, वो टाइम आपको 2t/4 यानी कि t/2 दिया है। फिर वहाँ से वो रिटर्न आता है, तो वो टाइमिंग आपको दिया है देखो 3t/4, और फिर वो t टाइम पे वापिस आ जाता है, यानी कि इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो हमें बोला है द फोर्स इज 0 एट t इज इक्वल टू 3t/4। तो जब वो कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे एफ नेट 0 होता है, 3t/4 टाइम पे 4 0 होगा, सही स्टेटमेंट है। द एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू t। एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होता है, जब वो t इज इक्वल टू t यानी कि एक्सट्रीम पे हो। एक्सट्रीम पे इसका जो एक्सीलरेशन है वो कैसा होता है, मैक्सिमम। तो ये भी सही बात है कि भाई t इज इक्वल टू t पे एक्सीलरेशन कैसा होता है, मैक्सिमम। एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है ओमेगा स्क्वायर वाई, और वाई इज व्हाट, ये होता है, इसलिए एक्सट्रीम पे जो एक्सीलरेशन है वो मैक्सिमम होता है। तो ये भी बात सही है। द स्पीड इज मैक्सिमम एट t इज इक्वल टू t/4, यानी कि जब वो मीन पोजीशन पे होता है तो स्पीड मैक्सिमम होता है, t/4 पे स्पीड मैक्सिमम होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन एट t इज इक्वल टू t/2, यानी कि एक्सट्रीम पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा। ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक्सट्रीम पे तो वेलोसिटी 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल नहीं हो सकता है। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया है वो एकदम गलत है। तो आप देख सकते हो चारों ऑप्शन में से 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो के प्रॉब्लम के लिए सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। I hope guys are you clearly understand. Let's move for a next problem. Next problem you can see here data. Data में आपको दिया है a particle undergoing simple harmonic motion has time dependent displacement given by xt is equal to a sin pi t by 90. Ratio of the kinetic energy to potential energy of this particle at t is equal to 210 second will be। 2019 में पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है। चलिए, तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का भी हम जानते हैं, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। दोनों का आप रेशियो ले लो, क्योंकि हमें रेशियो ही पूछा है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ए वाला और ए कैंसिल हो जाएगा, तो k/q यानी आ जाएगा आपके कॉस अपॉन साइन, कॉट स्क्वायर
ओमेगा टी। ये आपका आंसर अभी नहीं आया है। हाँ, अब हम आगे बात करें तो k बाई यू कॉट ओमेगा की वैल्यू आपको यहाँ से मिली। ओमेगा दिया है पाई बाई 90, तो कॉट स्क्वायर और यहाँ पाई ओमेगा की जगह पे आप लिख सकते हो पाई बाई 90 और टाइम दिया है 2 1 यानी 0 0 कैंसल। तो यहाँ 7 3 21 होता है और 3 इंटू 3 9 होता है, तो 3 कैंसल। तो ये आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर 7 पाई बाई 3 के बाई यू। अब आपको कॉट थीटा का टेबल पता होना चाहिए। कॉट स्क्वायर यानी आप इसे और सिंप्लीफाई करें तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 ऐसा आप नोट कर सकते हैं। 2 पाई प्लस पाई बाई 3 यानी 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 यानी 7 पाई बाई 3 हो जाए। तो कॉट पाई बाई 3 यानी 60 का वैल्यू कितना होता है? कॉट 60 यानी 1 बाई रूट 3 होता है। 1 बाई रूट 3, तो इसकी वैल्यू आप रख सकते हो 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 बाई 3 यानी काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आपको मिलेगा 1 बाई 3। यहाँ आप आंसर को चेक कर सकते हो ऑप्शन के साथ, ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है, तो सही ऑप्शन ये प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन डी होगा। चलिए, इसी के साथ हमारा ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होता है। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हैं बच्चा पार्टी। नेक्स्ट प्रॉब्लम का डेटा में दिया पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज k1। एक पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया है k1। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल, नाउ लेंथ हमने डबल कर दी, L2 is 2L1 and it's perform simple harmonic motion with the same amplitude as in the first case, its maximum kinetic energy is k2। तो मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी? तो देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। काइनेटिक एनर्जी और लेंथ के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये पेंडुलम जब यहाँ जाके यहाँ रुकेगा तो यहाँ जो सर्कल बन रहा है वो तो ठीक ही बन रहा है, एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल एंड परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक विद द सेम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट केस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज k2। तो यहाँ लेंथ अगर हम l लें, ये थीटा है, तो ये जो है वो एम्पलीट्यूड हुआ। तो एंगल इज इक्वल टू हमने पढ़ा है आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। तो आर्क हमारा ए हुआ और लेंथ है वो एल है, तो ए इज इक्वल टू थीटा इंटू एल। ये आपको एक रिलेशन मिला। तो अब आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ बताओ जल्दी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। A square is the formula of kinetic energy. Now put the value of A here. Then it comes m omega square, theta square और L square। और हम एक और चीज यहाँ जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला होता है √g/L का स्क्वायर करना है, तो थीटा स्क्वायर L स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ एल आ जाएगा और एक एल और एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 mg थीटा स्क्वायर एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच रिलेट विथ द लेंथ। इसके साथ रिलेट किया हमने लेंथ के साथ। अब आपको पहला काइनेटिक एनर्जी k1 था, फॉर्मूला 1/2 mg थीटा स्क्वायर लेंथ L1। k2 is 1/2 mg थीटा स्क्वायर लेंथ कितना हुआ 2L1 L2, बट वो कितना हो गया 2L1, डबल कर दिया था पहले से, L1 L1 कैंसिल, 1/2 mg थीटा स्क्वायर ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो k2 आपको मिल जाएगा
K1, तो हमें यही बताना था रिलेशन बिटवीन K2 एंड K1। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है वो मैच कर रहा है आंसर के साथ, तो सही आंसर ए प्रॉब्लम के लिए होगा ऑप्शन ए। लेट्स मूव फॉर अ न्यू प्रॉब्लम। न्यू प्रॉब्लम का डेटा आ गया है आपके सामने। देखिए डेटा में आपको दिया हुआ है a particle is executing simple harmonic motion of amplitude a along the x-axis about x is equal to 0 when its potential energy equal to the kinetic energy position of particle will। भाई कब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन तो कर रहा है, तो जैसे यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो आपको इसका सारा थियरी पता है तो आप आसानी से बता पाओगे। देखो यहाँ v मैक्सिमम होता है, यहाँ वेलोसिटी जीरो होता है, एक्सट्रीम पे यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ काइनेटिक मैक्सिमम होता है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मीन पोजीशन पे जीरो, यहाँ एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। यानी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे तो टोटल एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा, दोनों का सम करोगे तो टोटल एनर्जी। तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो आपको एक बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो सकती है, दोनों इक्वल हो सकता है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कौन से पोजीशन पे इक्वल होंगे वो हमें बताना है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला जानते हैं और काइनेटिक एनर्जी का भी हम जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लगा सकते हो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैंसल कर सकते हो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कैंसल आउट, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। देखो ये माइनस है, इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, यानी स्क्वायर निकालोगे तो प्लस और माइनस ए बाई √2, यानी कि ए पोजीशन पे इसका जो एम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो कैसा होगा, इक्वल होगा। फिर आप देख सकते हो ऑप्शन सी जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है आंसर के साथ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। लेट्स मूव फॉर अ न्यू प्रॉब्लम। नए प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हो, इसमें दिया हुआ है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ अ टाइम पीरियड t एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0, it is at its position of equilibrium, the kinetic energy time graph of the particle will look like। इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा ये आपको बताना है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बताना है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, टाइम का पार्टिकल अपनी मोशन कहाँ से स्टार्ट करता है, टाइम पीरियड t एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इट इज एट अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी ये सिंपल पेंडुलम है। यहाँ ये इसका एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से वो अपनी मोशन स्टार्ट करता है। तो यहाँ जब स्टार्ट करता है तो इसका काइनेटिक मतलब वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी भी कैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होता है। फिर यहाँ वेलोसिटी जीरो, यानी कि ये t/4 टाइम, यहाँ आएगा ये वापिस t/2, यहाँ ये 3t/4 और वापिस मीन पोजीशन पे टाइम t। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, फिर t/2 पे जीरो हो रहा है ऐसा बोला हुआ है, तो t/4 पे जीरो होता है, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है। बी में देखो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है t इज इक्वल टू 0 पे, फिर t/4 टाइम पे जीरो होगा, सही है। फिर वापिस t/2 टाइम पे मैक्सिमम होगा और फिर वापिस 3t/4 टाइम पे जीरो होगा एंड देन t टाइम पे वापिस मैक्सिमम, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया है इट इज करेक्टली रिप्रेजेंट द
आंसर। तो सही ऑप्शन, ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप सी में भी देख लो, तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है। डी में भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम के लिए सही बेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। दिस इज करेक्टली रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ। I hope guys are you clearly understand. Let's move for a new problem. न्यू प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हो, आपके सामने है। A block of mass 0.1 kg is connected to an elastic spring constant 640 Newton per meter and oscillate in a medium of constant 10 raised to minus 2 kg per second. यानी कि ये मीडियम का कांस्टेंट यानी बी दिया हुआ है। द सिस्टम डिसिपेट its energy gradually. The time taken for its mechanical energy of vibration to drop half of its initial value is close to। चलो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो डेटा पहले हम नोट कर लेते हैं, आपको दिया क्या क्या है। तो मास दिया है एक तो 0.1 kg, दूसरा आपको बी दिया है 10 रेज टू माइनस 2 kg पर सेकंड। फिर आप आगे जाइए तो यहाँ आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू भी दी है, दिस इज 640 न्यूटन पर मीटर। एक डेटा आपको दिया है, और टाइम टेकन फॉर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी एनर्जी जो है वो कितना हो रहा है, हाफ इज इक्वल टू ई नॉट बाई टू। कोई टाइम इंस्टेंट पे इसकी जो एनर्जी वो क्या हो जाएगी, इनिशियल की हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो इतना चीज हमें क्लियरली यहाँ बोला है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए हम जानते हैं कि भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज अंडर रूट के बाई एम होता है। तो यहाँ के की वैल्यू है 640 और मास है 0.1, यानी यह हो जाएगा 6400। तो ये आपका ओमेगा आ जाएगा 80 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ से हमें ओमेगा मिल गया। अब अगर आगे हम बात करें तो हमें एनर्जी ई, तो फाइनल एम्पलीट्यूड जो है वो A2 स्क्वायर, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है। तो A2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई 2, यानी कि A2 इज व्हाट, A1 बाई रूट 2। ये हमें फाइनल एम्पलीट्यूड मिल गया A1 बाई रूट 2। चलिए, अब सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाए। अब आपको क्या करना है, आप फॉर्मूला जानते हो, जैसे ये डैम्प ऑसिलेशन का है। डैम्प ऑसिलेशन का फॉर्मूला एम्पलीट्यूड का होता है A2 इज इक्वल टू A1 ई रेज टू माइनस dt बाई m। ये फॉर्मूला है डैम्प ऑसिलेशन। तो A2 आपका कितना हुआ, A1 बाई रूट 2, A1 ई रेज टू माइनस b यानी 10 रेज टू माइनस 2, t यानी टाइम, हमें टाइम ही फाइंड करना है, t बाई m यानी 0.1। तो यहाँ से A1 कैंसल आउट, और इसे आप देखोगे तो ये 2 रेस टू माइनस 1/2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी बाई 10। अब आप यहाँ से ही निकालोगे तो यहाँ ln आएगा, बट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 ln 2 इज इक्वल टू टी बाई 10। 1/2 ln 2 की वैल्यू हम जानते हैं 0.693 होता है, ये आपको याद रख लेना है। ln 2 यानी तो लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 log 2 होता है 0.3010। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.693 टी बाई 10। और आप इसे सिंप्लीफाई करें तो टी इज इक्वल टू 6.93/2। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 3.5 सेकंड। सही आंसर ये होगा ऑप्शन। अगर चेक करें हम ऑप्शन के साथ मैच करेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। गाइस, आई होप आर यू क्लियरली अंडरस्टैंड। हाँ, अगर आप कंटिन्यू इसको समझना चाहते हो तो आप को एक पेन और नोट साथ में लेके बैठिए।
साथ में नोट भी करते जाइए और समझते भी जाइए, दोनों चीज होगी, साथ में करोगे तो आपको हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है। अगले प्रॉब्लम के डेटा में आपको दिया है, फॉर अ सिंपल पेंडुलम अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन काइनेटिक एनर्जी and potential energy against its displacement d, which one of the following represent this correctly। अगर आपने थ्योरी लेक्चर अच्छे से पढ़े हैं तो ये तो बहुत ही आसानी से बता सकते हो। अगर आपने पेंडुलम के बारे में पढ़ा हो तो इसके ऑलरेडी मैं आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ बता ही रहा हूँ बार बार कि यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होता है, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या होता है, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम। अगर आपने इसके थ्योरी लेक्चर अच्छे से देखे तो आपके लिए बहुत ही आसान है। तो ऐसा ग्राफ ढूंढो जिसमें ये चीज हो। तो यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ बोल रहे हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो ये कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप के ग्राफ हो रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अगर सी और डी में देखोगे तो ये वाला काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। ये दोनों एक्सट्रीम दिया है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो दिया है और एक्सट्रीम पे दिया है मैक्सिमम, यानी ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखो तो ये जो पूरा फुल लाइन दिया है वो काइनेटिक एनर्जी का है, डॉटेड लाइन है वो पोटेंशियल एनर्जी का है। तो ये मीन पोजीशन, ये वाला एक्सट्रीम। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो। तो सही से देखोगे तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हो, आपके सामने है। क्या हुआ है आपको, अ पेंडुलम विद टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकंड इज लूजिंग इट्स एनर्जी at certain time, energy is 45 joule. If after completing 15 oscillation its energy has become 15 joule, the damping constant is dash। टाइम पीरियड 1 सेकंड है, 15 ऑसिलेशन हो रहा है इसे, यानी कि हमें कौन से टाइम पे पूछा है, 15 ऑसिलेशन के बाद क्या होगा उसके बारे में। पहले एनर्जी थी 45 जूल और फाइनली कितना हो गया, 15 जूल। तो आप एनर्जी डैम्प ऑसिलेटर, डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए आपने थियरी लेक्चर अच्छे से पढ़े, थियरी के बारे में जानते हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाए। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेस टू माइनस 2BT/m, दिस इज द फॉर्मूला। अब एनर्जी हो गया 15 जूल, इनिशियल था 45, ई रेस टू माइनस 2 बी, यानी तो हमें फाइंड करना है। और टाइम पीरियड कौन से, एक एक का टाइम पीरियड है 1 सेकंड, कितना है 1 सेकंड, और एन कितना दिया है 15। तो हमें पूछा है कि भाई 15 सेकंड के बाद t इज इक्वल टू एन टी, यानी कि 15 सेकंड पे जो डैम्पिंग कांस्टेंट है वो कितना होगा, वो फाइंड करना है। टी हमें मिल गया, मास के बारे में कोई बात नहीं की हुई है तो हम मास को एज इट इज m रखेंगे। चलिए तो यहाँ अगर आप देखें तो ये 1/3 ई रेस टू माइनस 30B/m। अब यहाँ आप देखें तो 3 ऊपर आएगा तो 3 रेस टू माइनस 1 ई रेस टू माइनस 30B/m, और यहाँ से ई हटाएंगे तो ये हो जाएगा ln3, और दोनों साइड से माइनस कैंसल, 30B/m। और हमें b फाइंड करना है, तो m ln 30/3 ln 3/30,
तो यहाँ आप देख सकते हो कि b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ln 3/30, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है आंसर के साथ। तो ये प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव फॉर अ न्यू प्रॉब्लम। न्यू प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हो, आपको दिया हुआ है। दिस क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 and 2 of the four choices given after the statement. Choose the one that best describes the two statement. Here you can see there is a given two spring S1 and S2 of force constant K1 and K2 respectively are staged by the same force. दोनों को same force से stage किया जाता है। It is found that more work is done on a spring S1. पहली spring को खींचने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ता है, दूसरे में as compared to second is less than on spring S2. Statement 1, if the staged by the same amount work done on S1, सेम वर्क डन दोनों में सेम ही कर रहे हैं। वर्क डन if the stage by the same amount work done on a S1, statement 2 is K1 less than K2। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग ही है, क्योंकि जिसका K1 ज्यादा होगा उसमें आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। K1 ज्यादा इसका मतलब वो स्प्रिंग हार्ड है, हार्ड है तो इसको खींचने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। और K2 कम है, इसका मतलब K2 यहाँ ज्यादा दिया है, बट क्वेश्चन के स्टेटमेंट 1 में अगर आपको डेटा में दिया हो उसके हिसाब से देखो तो दो स्प्रिंग है, K1 K2 दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट है, आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, दोनों को सेम फोर्स से स्ट्रेच किया जाता है। इट इज फाउंड दैट मोर वर्क इज डन ऑन स्प्रिंग S1, स्प्रिंग S1 पे एज कंपेयर टू स्प्रिंग S2 वर्क ज्यादा करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली इसका जो K1 है वो ज्यादा होगा। बट यहाँ स्टेटमेंट 2 हमें उल्टा दिया है, K1 लेस देन K2 दे दिया है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 है इसको हम करेक्ट मान सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए आप देख सकते हो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false. So I hope are you clearly understand guys. Let's move for a new problem. You can see here the data of new problem which is in front of you. Here given a particle of mass m executing simple harmonic motion with amplitude a and frequency mu. The average kinetic energy during motion from position of इक्विलिब्रियम टू एंड इज, चलो इसमें आपको ये बोला हुआ है कि भाई यहाँ ये पेंडुलम मीन पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करता है और यहाँ से कहाँ गया, एक्सट्रीम तक। तो ये टाइम है t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ टाइम होगा t/4। तो t/4 में इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें बताना है। क्या बताना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द एंड इज। 2007 में पूछा गया था। एवरेज वैल्यू कोई भी सिंपल हार्मोनिक फंक्शन का फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हो काइनेटिक। ये आप आगे जब पढ़ोगे तब आएगा काइनेटिक एनर्जी dt, ये फॉर्मूला याद रख लो। इंटीग्रेशन dt लिमिट होगी 0 से t/4, यहाँ पे भी लिमिट होगी 0 से t/4। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt 0 to t/4। और यहाँ जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा t/4। ये क्या मिल जाएगा आपको, t/4 ही मिल जाएगी, क्योंकि dt का t होगा तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये t/4 मिलेगा। हाँ, अब ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा t है इसका साइन स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन 1/2 होता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, वो साथ में dt होता है तो यहाँ t आ जाएगा, dt आएगा तो इसका t हो जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा t का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t/2। इसको आप इंटीग्रेशन करोगे तो कोई भी फंक्शन हो कॉस या साइन, इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे आप फुल साइकिल के ऊपर तो वो 0 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा t जो है उसका एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो आपको डायरेक्टली पुट करना है।
चलिए, तो यहाँ मैं इसको डायरेक्टली पुट करूंगा तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, और यहाँ से डी टी भी है तो ये t/4 वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर इंटू 1/2 हो जाएगा। t/4 ऊपर से और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 एम। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर, तो यहाँ से 2 का स्क्वेयर यानी ए भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा एम पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर ए स्क्वेयर। दिस इज द एवरेज काइनेटिक, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। अब आप ऑप्शन में देख सकते हो, तो ऑप्शन जो बी है which is correctly match with the answer. So option B is the correct answer for this problem. Let's move for a next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हो बच्चा पार्टी आपके सामने। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन a body oscillates simple harmonically with period of 2 second after what time will it kinetic energy be 75% of the total energy। कौन से टाइम के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी हो जाए 75% ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 75% ऑफ टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। का फॉर्मूला होता है 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी। ये होता है 75%, को परसेंटेज से निकालो तो 75 है। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 एम का ए स्क्वेयर। ये 1/2 एम ओमेगा ए स्क्वेयर कैंसल आउट, यहाँ बचा कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी 75 यानी 25 इंटू 3 75 होता है, 25 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1/2। इसे आप नोट कर सकते हो। दिस विल कम्स कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर निकालते हो तो सामने लगेगा अंडर रूट, तो इट विल कम्स √3/2 यानी कॉस π/6। तो यहाँ आप ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6, ओमेगा यानी 2 पाई अपॉन टी, और यहाँ ये π/6 पाई पाई कैंसल आउट, और आप इसको सिंप्लीफाई करें तो t इज इक्वल टू टी अपॉन 12, 6 इंटू 2, और 2 हमें दिया है, हाँ t दिया है 2 सेकंड, तो 2/12 यानी कि 1/6, तो t इज इक्वल टू 1/6 सेकंड। t is equal to 1/6 second is the correct answer. Here you can see option A is matched with the answer. So option A is correct for this problem. Let's move for a next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हो बच्चा पार्टी आपके सामने ही है। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। तो ये कांस्टेंट होता है, ये कोई भी एक्स वैक्स पे डिपेंड नहीं करता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हो। द बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो बहुत सही बात है। अगर आपने आगे के सारे न्यूमेरिकल्स देखे हो तो इसमें बताया है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम है, तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, यहाँ पे भी 0। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। बार बार यही चीज हम रिपीट कर रहे हैं, देखो ये पूरे लेक्चर में।
तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0, बहुत सही बात है। टोटल एनर्जी इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो इट इज रॉन्ग, टोटल एनर्जी इज रिमेन कांस्टेंट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज मैक्सिमम, अरे भाई x मैक्सिमम हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एक्सट्रीम पे 0 होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, नहीं भाई पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है मीन, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल्स। लेट्स मूव फॉर अ न्यू न्यूमेरिकल्स। नया है आपके सामने, देख सकते हो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट इट्स द एट द मीन पोजीशन पे चारों में से बताना है कौन सा सही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, दिस द रॉन्ग। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी कि 0 होता है। बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर मैक्सिमम, दिस इज आल्सो रॉन्ग। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज, एकदम सही है, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर मिनिमम, रॉन्ग। करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारा आज का सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर 2 कंप्लीट होता है। Thank you so much for watching my all videos.